गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब और जय। मैं आपका दोस्त एक इन्फिनिटी वन एकेडमी का मेंटर एक आशीर्वाद कुमार। मैं आपके लिए जो विशेष कक्षा की बात मैंने कही थी, कल मैंने इको जियोग्राफी की क्लास ली थी, उस जियो की क्लास की यह दूसरी वीडियो है, चैप्टर 5, जिसमें हमने देखा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसी का यह पार्ट 2 आज है और यह पार्ट 2 थोड़ा लंबा हो सकता है, एक सवा घंटे का हो सकता है, जिसमें मिनरल्स एंड एनर्जी के बारे में हमने देखने हैं। कल हमने दांतों को चमकाए थे, आज बोर्ड को चमका दिए हैं, फिर बाकी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम अपनी कक्षा को आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स उठाने का मौका दीजिए। यह क्लास आपके लिए फ्री करवाई जा रही है, जिसके कोई चार्ज आपको नहीं देने हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमने कल यहाँ पे छोड़ा था अपनी कक्षा को, जिसमें देखा था खनिज की उपलब्धता, जिसमें हमने देखा था खनिज की उपलब्धता, खनिज की उपलब्धता, जिसमें हमने क्या देखा था कि मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स हमने यही देखा था। आज हम इसमें आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, जिसमें देखा था हमने कि खनिज कहां पाए जाते हैं, वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड, वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड, यानी जो खनिज है वह कहां पाए जाते हैं। तो हमने इस पर कल चर्चा की थी, लेकिन फिर भी रिकॉल के तौर पर खनिज जो है वह कहां पाए जाते हैं। तो आपसे कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आप लोगों ने कोई अभी तक कमेंट नहीं किया, जिसमें हमने पूछा था कि मान के चलो सपोर्ट है, यह पृथ्वी है, इस तरह से अगर यह उसका रेडियस है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, यह उसकी रेडियस है, तो इसकी जो परत है, जो पृथ्वी है, इसकी जो परत है उसकी क्या मोटाई है, थिकनेस है। पहले तो आप मान के चलिए यहां तक आते हैं, इस ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उसके बाद वाले परत को क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद वाले परत को क्या बोलते हैं। इसको 3 लेयर में मेनली बांटा गया है, जिसमें क्रस्ट, कोर, मेंटल, या यूं कहे कोर, मेंटल, क्रस्ट। मेंटल बीच वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग मेंटल कहते हैं। अगर बात करते हैं, इस पार्ट को हम लोग मेंटल बोलते हैं, और मेंटल जो होता है 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है मेंटल की, या और उसके बाद अगर ऊपर वाले की बात करते हैं तो इसकी मोटाई कहीं कहीं 0 से 90 किलोमीटर मिलती है, कहीं कहीं 0 से 100 किलोमीटर मिलती है, और आपकी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका 35 to 40 किलोमीटर इसकी मोटाई मिलती है। किसकी? क्रस्ट की। किसकी? क्रस्ट। इसको क्रस्ट बोलते हैं ना, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसके बाद वाले को अगर बात करेंगे तो इसके बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, और कोर की आपको 3500 किलोमीटर इसकी मोटाई मिलती है। इसके ऊपर जो होता है इसको सी सरफेस बोलते हैं, सी सरफेस। अच्छा, ये सी सरफेस क्या होता है, जो जमीन से, जो जमीन रॉक्स वगैरह जो होती है उससे ऊपर जो पानी की लेवल होती है उसको 5 से 10 किलोमीटर कहते हैं। सी सरफेस को 5 to 10 किलोमीटर बोलते हैं, सी सरफेस को 5 to 10 किलोमीटर सी सरफेस को बोलते हैं। और आंतरिक भाग का इसका एग्जैक्ट जो, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, और इसकी भी है अप्रोक्सीमेटली 6300 के आसपास इसकी लगभग जाती है, अप्रोक्सीमेटली 6300 के आसपास इसकी जो अंदर। और दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है जहां हार्डली डेप्थ में नीचे सोना का खदान है, जिसमें 4 किलोमीटर तक, यह साउथ अफ्रीका में है, और 4 किलोमीटर अंदर तक खुदाई हुई है, क्योंकि इसके बाद खुदाई करना असंभव माना जाता है ड्यू टू रीजन, बिकॉज यहाँ के
बाद अगर मान के चलो आपको खुदाई करनी है, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि इसके नीचे के लिए आपको कम से कम टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और टेक्नोलॉजी का अभाव है। और नीचे आप जानते हैं कि आज भी ज्वालामुखी नीचे से निकलती है, जिसको वोल्केनिक बोलते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। और जो वोल्केनो नीचे से निकलती है तो वह गर्म होती है। वह कैसी होती है? गर्म होती है। और वह गर्म होती है तो नीचे कोई भी चीज जल्दी सस्टेन करना मुश्किल होता है। जिस तरह से हम ऊपर सूर्य के पास नहीं जा सकते हैं, आपको भी पता है, हम सूर्योदय के पास आज तक कोई गया ही नहीं, जो गया वो रहा ही नहीं, जो गया वह रहा ही नहीं। उसी तरह से अगर बात करते हैं कि हम इसमें हार्डली 4 किलोमीटर तक गए हैं, या साउथ अफ्रीका का एक खदान है, इस चैप्टर में शायद उसके बारे में है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। जरा हम देखिएगा, जिसमें कहता है कि खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से पाए जाते हैं। और आपको पता है कि 3 तरह के रॉक होते हैं, ये भी आपको पता है। मेटामॉर्फिक कौन कौन होते हैं? इग्नेशियस होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, और एक और होता है सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। वेरी गुड। मेटामॉर्फिक जो है दोनों को मिलाकर के बनता है, और जो इग्नेशियस रॉक है इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। कहीं नोट कर लीजिएगा, इग्नेशियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और इस तरह से 3 समूहों में उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, कहता है मिनरल्स जनरली ऑकर्स इन दोज फॉर्म्स। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, मतलब उसकी जो दरार होती है ना, दरार जो पड़ी होती है, कभी कभी आप देखते हैं कि लैंड में जो वाटर की कमी आती है, जिसके कारण से भी, वैसे आपको वैसे समझ में नहीं आती है, तो सपोज दैट जैसे आपने कभी यूं कहे कि कभी आपने वैसी भूमि को देखा है जो आर्द्र भूमि होती है, जैसे पानी वहां पे लगी हो और पानी सूख गई हो, तो उसमें दरारें आ जाती है, उसमें दरारें आ जाती है। वैसी भूमि की बात करते हैं, उसी तरह से इसमें दरारें होती है। ठीक है, तो वैसे नहीं होती है, थोड़ी अलग होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने के लिए हमने कहा कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, उसकी जो ज्वाइंट होती है, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं, जोड़ों व विद्रोह में मिलते हैं। जैसे इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, कार्विस, क्रीवाइसेस, फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स। इन जगहों पर यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। मुख्य धात्विक खनिज, मुख्य धात्विक जो मेनली होते हैं मिनरल्स, उसमें उसके बारे में, मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, और उसके बाद सीसा हो गया आदि, इस तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ये सारे उसी रॉक्स में, और यह सारी प्रक्रिया जो होती है ना, ऊपर वाला जो क्रस्ट है इसी में सब होता है। यही जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट में सारी घटना होती है। क्योंकि आपने देखा था कल पेट्रोलियम से हम लोग टूथब्रश, जो टूथपेस्ट होता है, उसके कवर को बनाए थे, अबरक वगैरह डाले थे, अबरक डाले थे, मीका जिसको बोलते थे, हमने टूथपेस्ट में मिलाए थे कि दांतों की सफेदी आ जाए। बहुत ऐसे देखे थे। रामदेव वहां का दंत मंजन का भी एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने कहा था कि जो दंत मंजन है ना, वो आपके दांतों के नेल्स को समाप्त करती है, क्योंकि उसमें ज्यादा धातु वगैरह डाला जाता है, जिसके कारण से दांतों की सफेदी आती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिएगा। इसी चीज को कहा, फिर आगे मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा आपने देखा। मेजर मेटालिक मिनरल्स like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from Venice and Lourdes। ठीक है, आगे इनका निर्माण क्षैतिज परतों में पाए जाते हैं। क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटेशियम, नमक व सोडियम सम्मिलित होते हैं। अवसादी जो होते हैं, जिसको मेटामॉर्फिक हम लोग कहते हैं ना, अवसादी। हाँ, देखिए आगे क्या कहता है। दे हैव बीन formed as a result in the deposition
डिपोजिशन, accumulations and central concentrations in horizontal strata. Another groups of sedimentary minerals. जो सेडिमेंट्री मिनरल्स होते हैं, देखिएगा सेडिमेंट्री मिनरल्स, इसमें आपको क्या क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपने देखा कि आपको क्या क्या डिपोजिशन, accumulation and the concentrations in the horizontal stratas. Another groups of the sedimentary minerals and जिप्सम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जिप्सम मिलेगा। जिप्सम के बाद अगर आप देखिएगा तो पोटाश भी आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पोटाश मिल जाएगा। और पोटाश के बाद देखिएगा तो सॉल्ट भी आपको मिल जाएगा, और सॉल्ट के बाद आपको सोडियम भी मिल जाएगा। सोडियम भी आपको यहाँ से प्राप्त, सोडियम सॉल्ट भी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगा। यह सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने बात करा, जिसको हम लोग क्या बोले थे? सेडिमेंट्री रॉक को हमने क्या बोला था, जल्दी बताइए। अवसादी चट्टान बोलते हैं इसको, अवसादी चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसी के बारे में, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है, इसी तरह हमने देखा था इससे पहले धात्विक जैसे खनिज जो होते हैं, जिसमें मेटालिक मिनरल्स लाइक, आपने देखा था इसमें टीन, कॉपर, जिंक एंड लीड एक्सेट्रा, इसमें बी ऑब्टेन फ्रॉम, देखा था हमने इससे पहले वाले में टीन वगैरह जो पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि इसका थर्ड पॉइंट इसका है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। जब उसका अपघटन होता है, इसमें क्या कहता है? डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, अपघटन को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें कहता है कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात, जब उसके घुलनशील जो तत्व होते हैं उसकी अपर्दन जब होती है, इरोजन जिसको हम लोग कहते हैं, अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टान, जो अयस्क होती है ना, लौह अयस्क वगैरह या किसी भी, उसके बाद अपशिष्ट चट्टान रह जाती है और बॉक्साइट का निर्माण करती है, डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कहा, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन involves the decomposition of a surface rocks, decomposition of the surface rock and the remove of the soluble constituents, leaving a residual mass of weathered materials containing spores. Bauxite is formed this way. Bauxite is formed this way. वहां से आपको बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, बी ऑब्टेन बॉक्साइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, कहता है महासागरीय जल में नमक, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। गहर में पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ जमाव क्या होता है? जो नदी वगैरह से जो कहीं पानी निकलती है और वो कहीं जमाव हो जाती है, जैसे किसी पहाड़ वहाड़ में या किसी भी चट्टान वगैरह में साइड में, अगर वो उसका जमाव हो जाता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप, प्लेजर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, और इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, और इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनियम होते हैं। सोना, चांदी, टीन एवं प्लेटिनियम यही से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ पाएंगे? दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, कहता है इसी चीज को, सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिकम्पोज, जिसमें हमने कहा एलुवियल decomposed deposits alluvial deposits in sands of valley, मतलब जो सैंड समझ रहे हो, बालू जिसको रेत बोलते हैं, सैंड्स ऑफ वैली, वैली मतलब घाटी होती है, वैली मतलब घाटियां होती है, घाटी होती है। फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल, जो बेस होती है हिल की, जो बेस होती है, base of hill, then base of hill, these deposits are called
प्लेजर डिपॉजिट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेजर डिपॉजिट, प्लेजर डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट corroded by water. Gold, silver, tin and platinum are most important among such as minerals. और इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, इसी में be obtained, then आप सोना ले लेते हैं, जमाने के लिए लीजिएगा, सिल्वर, टीन एंड platinum are most important among such minerals, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर महासागरीय नमक, महासागर से नमक पाए जाते हैं। गांधी जी जब भाग गए थे ना, मतलब भागे नहीं थे, कहने का मतलब गलती हो गया। गांधी जी जब यहाँ पे हो गया था, अंग्रेजों द्वारा नमक लगा दी गई थी, नमक लगा दी गई थी मतलब नमक की फैक्ट्री लगा दी गई थी, नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। जब नमक पे टैक्स लगा दिया गया था तो बेचारे गांधी बाबा चले गए दांडी, और दांडी जाकर के वहां नमक बना दिए गए कि नहीं, नमक कैसे बनता है, गर्म पानी में उबाल करके बनाए थे। तो वहां चले गए बाबा, कौन, गांधी बाबा। तो गांधी बाबा वहां गए, नमक बना दिए, बोले कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे आपके कानून को, भारत में कभी नमक पर पैसा नहीं लगा। देखिए आज की सरकार कितनी बेरहम है, और ये सरकार इतनी बेरहम है कि आज मार्केट में टाटा जो ब्रांड है ना, TATA, टाटा, रतन टाटा के नाम से लोग बहुत ज्यादा जानता है। तो आज आप 41 रुपया 41 रुपीज का आपको 1 kg नमक आता है टाटा का, उसमें आयोडीन युक्त होता है, आयोडीन, और नमक में आयोडीन थोड़े होता है, आयोडीन तो भाग गया, आयोडीन पानी में दह गया, लेकिन उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है, तो उसको 41 रुपए पर केजी मिलता है, 40 रुपए पर केजी, 41 रुपए पर केजी, 40-41 रुपए आपको पर केजी मिलता है। जो भारत में समुद्र का पानी, अगर भारत की लोकेलिटी देखी जाए तो हम इतने किस्मत वाले और इतने धनवान व्यक्ति हैं कि हम 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं, जिस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहते हैं, इसको बोलते हैं ना, जो 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं उसको पेनिसुलर रीजन कहते हैं, इट्स कॉल्ड प्रायद्वीपीय। तो ये जो प्रायद्वीपीय है, हम इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, और नमक 40 रुपए किलो, मार खाएगा सरकार। कौटिल्य, एक अर्थशास्त्री, उन्होंने एक बुक लिखी थी राजा के कामकाज पर। कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी जिनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने, घनानंद वहां क्रूर शासन था उस समय। कौटिल्य ने 40 तरह की भ्रष्टाचार को, करप्शन को बताया था, उनकी बुक है उसमें बताया था। और कौटिल्य ने कहा था कि एक राजा को अधिकतम 10% से ज्यादा कर अपने प्रजा पर नहीं थोपना चाहिए, लेकिन आज की सरकार 10%, 28% भी छोड़ दो, 50% प्लस में टैक्स लगा के रखे हुए। पूछिए कैसे? गैस पर देख लीजिए, दबा के लेता है, दबा के, ग्राहक को तो दबा के लेता है, ग्राहक को दबा के लेता है। वो छोड़ दीजिए, पेट्रोल में ससुरी के देखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 30-32 रुपया, केंद्र सरकार वही ससुरी के 30-32 रुपए का, जनता का जब्बा करने का मशीन है जी, जनता काटने का है, जैसे मने वैसे काट लेते हैं, जैसे मने वैसे काट लेते हैं। क्या ये सही है बताइए? राज्य का खजाना केवल उसी से चलता है। आप लग्जरी गाड़ी मेंटेन कीजिएगा, आपके पीछे सब ग्रुप YX सब ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए है। हमारे राजेंद्र बाबू, इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा हुआ है, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से 10-12 साल के कार्य से वहां से उनका हो गया, कार्यकाल पूरा हुआ, तो राजेंद्र बाबू आश्रम में रह करके अपने जीवन को बिताए। और यहाँ के नेता को तो कमरा चाहिए। यहाँ के राष्ट्रपति कितने कमरा में रहता है आपको पता है? 340 कमरे राष्ट्रपति को रहने के लिए चाहिए। अब एगो में गोड़ रखेगा, एगो में हाथ रखेगा, एगो में टॉवल रखेगा, एगो में कुछ और रखेगा, एगो में लुगाई रखेगा, एगो में लुगाई की साड़ी रखेगा। नहीं, देखिए एगो बात बताते हैं,
हम जितना एक्सपेंस उन सब चीजों पे करते हैं ना, उन एक्सपेंस को थोड़ा अगर कटौती करें तो लोग कहेगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र के बाद के लिए हम इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जरूरत जो जनता भूखे सोती है। रैन बसेरा, आज आप कश्मीरी गेट पर देखिएगा, रैन बसेरा, उसको लोग कंगला नाम दिए हुए हैं। अगर आप एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे ना, वेल सोसाइटी का निर्माण करेंगे ना, सिविलाइज सोसाइटी का, तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, लाइफ में बहुत आगे निकले हुए हैं। तुम आज क्या हो कल क्या बनोगे कोई नहीं जानता है, लेकिन जो क्षण जी रहे हो ना उसको मजे में जियो, बर्बाद मत करो उसको, आबाद करो। किसी के लिए लायबिलिटी नहीं बनो, एसेट बनो। इकोनॉमिक का टर्म होता है एसेट लायबिलिटी। एसेट भारत में बेटियों को माना जाता है कि बाप मतारी पे बोझ होता है, और आप लोग बोझ नहीं, आप लोग माने जाते हैं कि एसेट है, कमा के देगा। बाप मतारी को अनाथालय में भेज देता है, बाप मतारी को अनाथालय में भेज देता है। ठीक है, आगे देखिए, चलते हैं कंटिन्यू, और बातें हैं देखिएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ठीक है, देख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। उसके बाद कहता है महासागरीय नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं, डिराइव्ड। उसके बाद आप देखिएगा महासागरीय तली भी मैग्नीशियम ग्रंथिकाओं नोड्यूल्स में धमी है, मतलब धनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द ऑकरेंस हाउ एवर कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम एंड bromine are largely derived from ocean water. Derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in magnesium nodules. Got it everyone? Okay, चलिए अब आगे है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक तथ्य जो होता है ना, उसको देखते हैं। दिक्कत होगी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव चलते रहता है। आप लोग आगे बैठे हुए तो कमी अगर कुछ दिखे तो बताइएगा, ठीक है, जो नहीं समझ में। आगे बढ़ते हैं। मेघालय में कोयला और लौ अयस्क के चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप है। विशाल, अच्छा आपको पता होगा कि रिसोर्सेज भी दो तरह की होती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज आपको प्राप्त हो चुकी है, मतलब जो, हाँ, और एक जिसकी हमारी रिचेस्ट है लेकिन बट उसकी अमाउंट हमको क्वांटिटी नहीं पता है, वही, ठीक है। और रिसोर्सेज, आप भी एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग्स, मैन मेड, ये सारे रिसोर्सेज के ही पार्ट्स आते हैं। अलग अलग 6th क्लास में अलग है, 7th क्लास में अलग है, 10th में अलग है, थोड़ा सा उसको हाई लेवल पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद और जो वाई व चेरा पूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा लंबी संकीर्ण सुरंग, और इसको कोल माइनिंग बोलते हैं, इसमें बहुत लोग मर भी जाते हैं। कारण क्या होता है ना, इतनी पतली बेल्ट में अंदर ढूक करके उसको खन करके निकालते जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि नीचे से पानी रिसने लगता है, और पानी जो रिसने लगता है ना उसमें पानी भर जाता है, तो जिसके कारण वो अपने आप को निकाल नहीं पाते। इसमें कितने लोग मर जाते हैं हर साल, इससे एक डेटा था, ध्यान में नहीं है, हजारों की संख्या में लोग इससे मरते हैं। कितने हजार है एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में कोल माइनिंग से लोग मरते हैं। एक मूवी भी आई थी, एक IAS की थी, जिस पर एक बच्चा अंदर कोल माइनिंग में चला जाता है और वह निकालने के लिए पूरा जद्दोजहद करके उस बच्चे को निकालती है, बाद में वो IAS से रिटायरमेंट दे देती है, और मतलब रिजाइन कर देती है। इसलिए कहती है कि जब मैं इस पोस्ट पर रहकर ही किसी का कुछ अगर अच्छा ना कर पाऊं तो फिर मुझे इस पर रहने का क्या फायदा है। ठीक है, और IAS का पोस्ट एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, एक जिला का मालिक होता है, छोटा पद होता है। उस समय जिला का मालिक जब होता है ना, उस समय जैसे छोटे कोई जिले हैं तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक आदमी उसका नेतृत्व करता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा, फिर है, कहता है कि जरा ध्यान से सोचे व बताइए, एक खाली खादान यानी पिट माइन उत्खनन व एक सॉफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है। उत्खनन जहां से हो रही है और एक खाली है, दोनों में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेपित पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान के अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिसुलर रॉक्स contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many others non-metallic minerals. Sedimentary rocks or the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. Rajasthan, which with the rock systems of the peninsula has reserves of many non-ferrous minerals. Got it? मतलब कहने का मतलब है कि यह सारे जगह जो है प्रायद्वीपीय पश्चिम पेनिसुलर रीजन जो आपको बताया था ना, यह सारे इसी रीजन में पड़ते हैं। पेनिसुलर रीजन है, बताया था। यह पेनिसुलर रीजन है कि नहीं है? यह जो पेनिसुलर रीजन है मतलब यह जल से है। तो इन आप देखते हैं इसमें आपको पोर्ट वगैरह भी आपको मिल जाता है। गुजरात वगैरह में पोर्ट समझते हैं क्या होता है ना? पोर्ट मतलब जिसपे माल वगैरह आयात निर्यात विदेशों से कुछ होती है, उनके बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको देखते हैं। और यह पेनिसुलर रीजन है। यहाँ पे आप बीच वगैरह भी बहुत मिलता है, लोग बीच पर घूमने जाते हैं। तो बहुत लोग गोवा वाले बीच पर, वही है ना, गोवा वाले बीच पर वही देखते हैं, गाना वाना बच्चा सब खूब बजाता है, गोवा वाले बीच पर आनी आके मीच कर, वही है ना। ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है कि पूर्वी, हाँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लौह खनिज क्या है, फेरियस मिनरल्स कहाँ है, मेन पॉइंट आता है कि कौन कौन चीज कहाँ पे भी ऑब्टेन कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अब इसको जरा हम मिटा रहे हैं। पार्ट 2 चल रहा है हमारा वीडियो का। कल जो वीडियो हमने देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई है कि बच्चों ने इसे बहुत सराहा है। और कुछ बच्चे तो कहे हैं कि हम आपके सर फैन हैं, तो मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ। जो हमारे फैन बने हैं वो सब दिन बने रहें और हम उनके लिए सब दिन कुछ न कुछ लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर भी है, नंबर से भी हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है @1academy। इस पर आपको जो भी नोट्स है, इससे रिलेटेड नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। बस आपको एक वहां पे ज्वाइन हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब लौह खनिज यानी फेरियस मिनरल्स क्या होते हैं उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, फेरियस मिनरल्स जिसको बोलते हैं लौह खनिज। क्या बोलते हैं? लौह, हाँ खनिज, खनिज बोलते हैं, लौह खनिज बोलते हैं। कहता है कि लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग पर योगदान देते हैं। यह लौह खनिज जो होते हैं ना, 3/4 भाग पर योगदान देते हैं। ठीक है, लौह खनिज मतलब टोटल 1/4 और इसमें यह कहा का 1 का 3 भाग हुआ और इसका चौथा भाग, तब जाके इस पर यह ऐसे देता है। मतलब अच्छा पोजीशन इसका है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसी चीज को फेरियस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। गॉट इट। चलिए एक फिगर बना हुआ है, देखिएगा आयरन ओर का बना हुआ है। यह फिगर जो है इसमें देखिएगा, इस फिगर को बताया गया है कि कहाँ क्या पाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अगर हम बात करते हैं, रफली एक फिगर हम एक ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब नहीं एक सर्कल कहिए, इसको एक वृत्त बनाते हैं, जिसमें से आपको पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र है जो अकेला इस चीज को, उड़ीसा में 52% आयरन ओर की प्राप्ति होती है। उड़ीसा में 52% है। उसी तरह से आप बात कीजिएगा, एक और जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं अदर्स में 70% है, अदर्स में 7% है। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं तो झारखंड में 11% है, झारखंड में 11% है, झारखंड में
जेके झारखंड में 11% है, कर्नाटका में 14% है, कर्नाटका में 14% है, और फिर छत्तीसगढ़ में बाकी बचा 16% है, छत्तीसगढ़ में 16% है। मेरे दोस्तों ये डाटा एनसीईआरटी का ही है, अगर बदल जाए तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा, इसमें कोई कंट्राडिक्शन मत कीजिएगा कि आपने गलत पढ़ाया। ये डाटा बदलते रहती है जिस उत्पादन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि ये डाटा फिक्स ही है, लेकिन हाँ 2-4% इधर उधर हो सकती है। यह एनसीईआरटी की, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की 6 साल 7 साल परिभाषा भी होती है, कभी कभी तो 15-20 साल के बाद होती है। तो 2007 के बाद 2015 2000 ऐसे 7 के बाद वही है डाटा, 2007 वाले ही ज्यादातर अवेलेबल है। इधर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग द स्टेट वाइज शेयर इन द परसेंट 2016-17 का यह डेटा है, 2016-17 2016 और 17 का यह डेटा है। कोई कंट्राडिक्शन मत कीजिएगा, बढ़ेगा घटेगा आप उसको सुधार लीजिएगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है कि मैंने गलत पढ़ाया। आगे बढ़ता हूँ, फिर देखना, ध्यान देना। इसमें कहा कि डू यू नो, कुछ फैक्ट है इसमें, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। एक कुदरे शब्द होता है, कुदरे, और यह कन्नड़ भाषा का है। कौन भाषा का है? कन्नड़ भाषा का शब्द है, कन्नड़ भाषा। कुदरे, इस कुदरे का शब्द है, इस शब्द है यानी वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? घोड़ा। इसका मतलब होता है घोड़ा। चलिए, कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख्य से मिलती है, मतलब कर्नाटक है उसकी सबसे ऊपर एक चोटी है, पीक बोलते हैं, और वह घोड़े के समान की दिखती है। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मैप देखिएगा जरा अपने ध्यान में, ये देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का मन हुआ कि सुनो भाई बहुत तुम लोग इधर उधर कर लिया, तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या संज्ञा दे दी? विश्वास कीजिएगा, कुछ उम्मीद जताइएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को खड़े ऊंट के समान संज्ञा दे दी। देख लीजिए, ऊंट के समान है छत्तीसगढ़ को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत में ऊंट के समान है, खड़ा है, ऊंट के समान ही खड़ा है, देख रहे हैं एकदम ऊंट के समान ही खड़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ हम एमपी को कहे थे उस समय, एमपी छत्तीसगढ़ को, और यह एमपी का ही पार्ट था। बाद में एमपी का पार्ट करके छत्तीसगढ़ 2000 के आसपास अलग हो गया और उधर वो एमपी अलग हो गया। एमपी की राजधानी मध्य प्रदेश है, सॉरी एमपी की राजधानी भोपाल है, और उसके बाद आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी बताना बेटा। रायपुर है। हंसने से पहले सोच लिया करो, पहले होती है, स्लिप ऑफ टंग है। टोटल कितने स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? 28. हाउ मेनी यूटी इन इंडिया? 7. जूते मारो इस समय कमीने। 8. चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नाइट के बारे में सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। एक मैग्नाइट के बारे में हम देखते हैं, बता दें। चलिए आगे देखिएगा जरा, इसमें है मैग्नाइट। मैग्नेटाइट यह एक सर्वोत्तम प्रकार का आयरन ओर ही है। क्या है? आयरन ओर ही है। एक मतलब अच्छी क्वालिटी की है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, क्वालिटी हाई कर दो भाई, अच्छी क्वालिटी है, क्यों हाई कर दिए? इसका मतलब होता है बड़ा, ऊपर अच्छे तौर पे, और अगर नीचे वाले करेंगे तो समझना कि नीचे तौर पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखना, और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं और जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। कहता है मैग्नेटाइट इज द फिनिश्ड आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू द 70%, आयरन अप टू 70% से भी हो सकता है, ठीक है। इट हैज एक्सीलेंट क्या है? मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। यूज अगर कर दो, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, सिंपल है। मैग्नेटाइट
आयरन ओर है, अच्छी क्वालिटी का है, यूज इसका होता है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। बात खत्म है, कितना सिंपल है, इतना इसमें बकैती करने से क्या फायदा, ऐसा ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद होता है हेमाटाइट। हेमा मालिनी जी, ऐसे मत समझिएगा आपका नाम ले रहे हैं, हेमेटाइट। गुस्सा मत होइएगा, सांसद है, उठवा नहीं लीजिएगा, स्वतंत्रता गाली आपको नहीं दी है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, यह भी आयरन ओर है, आयरन ओर ही है एक प्रकार का, और जिसका अधिकतम मात्रा उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा, इसमें लोहांश की जो मात्रा होती है, इसकी लोहांश की मात्रा आगे देखिएगा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम है। यह जो मैग्नेटाइट है ना जी, लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम है। इसमें मैग्नेटाइट में लोहांश ज्यादा था, 70% तक माय डियर, इसमें 70% था, लेकिन इसमें 70% से बिलो है, इसमें 70% बिलो है, 70% बिलो है, मतलब उससे कम है, ठीक है। आगे देखिएगा हेमेटाइट्स ओर इज द मोस्ट, इसमें 50 to 60% है, इसका दे रखा है, इसमें 50 to 60% है माय डियर, ध्यान दीजिएगा 50 to 60% है। फिर आपको बताते हैं लोहांश प्रतिशत 50 to 60% है। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन ओर इन टर्म्स of the quantity used, but has a strictly lower iron content than magnetite. Magnetite 50 to 60%. ओके, चलिए आगे देखिएगा। भारत में लौह अयस्क की पेटियां अब यह कहां कहां पाई जाती है उसको देखते हैं, जिसमें कहता है कि द मेजर आयरन ओर belts in India are जैसे यह ओडिशा झारखंड पेटी, देखिएगा बेटा, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ओडिशा झारखंड बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट, इतना से तो आप समझ जाइएगा। ओडिशा झारखंड तो समझ रहे हैं आप लोग, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, इसमें कहा ओडिशा झारखंड, इसमें कहा अयस्क मयूरभंज व केंदुरझर जिलों में, एक मिनट, ओडिशा में ऊंचे कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। देखिएगा ये ओडिशा है ना, थोड़ा घस दे ना, देखिएगा घस दिए, लीजिए ये ओडिशा है, इसमें एक जिला है मयूरभंज। अच्छा जगह है ओडिशा, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी वहां लोग सही तरीके का पानी आपको नहीं मिलेगा, मुश्किल से। मच्छी तो हर दुकान में सस्ता मिल जाएगा, 40-50 रुपए में पेट भर जाएगा, लेकिन लोग उतने आपकी तरह, आप जितने कहते हैं कि हम गोरे हैं, वैसे लोग नहीं मिलते हैं। थोड़ा देखिएगा आगे फिर क्या कहता है, मयूरभंज, और दूसरा है केंदुरझर, ध्यान दीजिएगा केंदुझर। अच्छा, केंदुझर, ये दोनों क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, और यही दोनों यहाँ कौन सा पाया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा पाया गया है, खदानों में निकाला जाता है। क्या कहते हैं कि ओडिशा में हेमेटाइट, यही अयस्क यहाँ पाया जाता है। यह कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट आयरन ओर यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी आयरन की प्योरिटी 50 to 60% होती है, और ऊपर वाले जो नाम था उसका मैग्नेटाइट, उसकी 70% होती है, ठीक है। चलिए, और इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले, और झारखंड में सिंहभूम जिले हैं, झारखंड में सिंहभूम जिले हैं, जिले में गुआ एक जगह है, गुझा या गुआ बोलते हैं, तथा नोआ मंडी, यहाँ हेमेटाइट, यहाँ भी हेमेटाइट पाए जाते हैं, यहाँ भी हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
कहता है ओडिशा झारखंड बेल्ट इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड कंजुधार डिस्ट्रिक्ट इन द adjoining सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गौ एंड नोआ मंडी बोलते हैं, नोआ मंडी, जिसको गोवा मंडी, नोआ मंडी, इसमें GUA गौ लिखते हैं, ठीक है, गौ हिंदी में U बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी, या पेटी एक आपने देखा, उड़ीसा झारखंड पेटी आपने देखा, कौन सा देखा, लेट नहीं ना हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राष्ट्रों के मध्य पाई जाती है, जिसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलडीला पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ी है बेलाडीला बोलते हैं इसको, बेलाडीला पहाड़ी, ठीक है। श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है। और हेमेटाइट क्या है, एक हमने मैग्नेटाइट देखा था, दूसरा हेमेटाइट देखा है, इसका 50 to 60% इसका परसेंटेज है आयरन ओर पे, ठीक है। चलिए, और ये भी यही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स और फाउंड इन फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द क्या है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आगे देखिएगा, इन खदानों का लौ है विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। देखिएगा, ये जितने भी खदान है ना, विशाखापट्टनम आपको पता है कि कहाँ है, कहाँ है, बिहार में। इतने जूते पड़ेंगे भैया, जूता का सोल खिल जाएगा तेरे ऊपर। अरे भैया दक्षिण का स्टेट है, इतना बता दी, अब बता दे। चलिए, आपके ऊपर है कि आप विशाखापट्टनम ढूंढेंगे, कहाँ है। आपके लिए विशाखापट्टनम एक होमवर्क है। चलिए, और इस पर आप लोग एक पेज लिख के आइएगा विशाखापट्टनम, और ये पोत वगैरह के लिए क्यों फेमस है, कल हम चेक करेंगे आपके ऊपर। और अभी हम बताएंगे नहीं, यह दक्षिण की तरफ पड़ता है, एक राज्य है जो वहां पे आप समुद्र से आप देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल तरफ से आपको वहां पे सटा हुआ मिलता है। अब आगे आप देख लीजिएगा, आगे हमको नहीं बोले, और हम जूता मारेंगे अभी बट चलिए वो बाद में देख लीजिएगा। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस एक्सपोर्टेड ऑफ जापान एंड साउथ कोरिया। जापान की स्थिति यहाँ है, देखिएगा जापान यहाँ है, और साउथ कोरिया कहाँ है, साउथ कोरिया भी इसी आसपास है, नॉर्थ कोरिया और यही साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यही है, जो यहाँ नीचे वाला है साउथ कोरिया है। इसका भी 1950 में इसका भी विभाजन हुआ था, याद रखिएगा 1950-51 में इसका भी विभाजन हुआ था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पे जाता है, आगे देखिएगा। चलिए आगे है, अब है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर। यह तो एक देख लिया पेटी। दूसरी पेटी को देखते हैं, दूसरी पेटी क्या है देखिएगा उसको। दूसरी पेटी है बल्लारी, चित्रकूट, हाँ बल्लारी
दूसरा है चित्र दुर्ग, सही बोल रहे हो, मंगलुरु। यह दूसरी पेटी है, यह भी एक पेटी, यह भी एक पेटी। इसमें कहता है तुमरू, इसमें बोलता है तुमकुरु। तुमकुरु पेटी, तुमकुरु पेटी कर्नाटक। तुमकुरु पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृद्ध राशि संचित है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क यहाँ पे संचित है। जिसमें कहा उसी चीज को महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब दूसरा देखते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी अगर बात करते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी देखते हैं। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले, यहाँ रत्नागिरी जिला है महाराष्ट्र में, जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है और मारमा गांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड Ratnagiri districts of Maharashtra. Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently explained iron ore is exported through Marmagaon port. Marmagaon port. ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा। अब है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में देखिए। यह सारी पेटी जो आपको आयरन ओर पाई जाती है उसके बारे में है, और ये जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है इसमें अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर नहीं है। अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आवाज उबाज जा रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा। मैग्नीशियम मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण के प्रयोग किया जाता है। इसका जो हमने देखा मैग्नीशियम, मैग्नीज को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीज ही है। मैग्नीज को इसमें किसी मतलब आयरन के विनिर्माण में, मतलब इस्पात मतलब स्टील होता है। इस्पात का मतलब स्टील होता है। स्टील के विनिर्माण जब हम इसका यूज करते हैं तब इसका यूज करते हैं। स्टील में जंग नहीं लगता है, पता है ना आप लोगों को। हाँ, इसमें आपको इस्पात में इसका यूज होता है और विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 10 किलोग्राम, जैसे 1 टन बनाना है, 1 टन बराबर कितना होता है, 10 केजी। इतना हमको जरूरत पड़ती है। यह मैग्नीज है और यह क्या है, इस्पात है, जिसको स्टील बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 केजी। हाँ, 10 केजी, किलोग्राम। चलिए, मैग्नीज की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने के में किया जाता है। अब ये जो मैग्नीज है इसका यूज देख लेते हैं। क्या देखते हैं, यूजेस ऑफ इसमें आपका देखिएगा मैग्नीशियम इसमें कहाँ होता है। एक ब्लीचिंग पाउडर, समझ रहे हैं ना। ब्लीचिंग पाउडर नहीं समझ रहे हो? अरे जो पाउडर जो आप कभी कभी नाला वगैरह साफ करने में जो डालते हो, उजला उजला जो नहीं होता है, पाउडर की तरह जो छींटता है, जब वो कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, उसके बाद जब साफ होता है तो नहीं छींटता है। हाँ, काई वाई जो लग जाती है, बिल्कुल। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आप देखिएगा कीटनाशक के बाद आप देखिएगा दवाएं होता है, जो कीड़ों को मारने के लिए होता है, उसी को कीटनाशक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा पेंट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहा मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacturing on 1 ton of steel.
इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, पेंट्स। हाँ, मतलब यह क्या है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में भी अपनी थोड़ा बता देते हैं। चलिए आगे देखिएगा, मान के चलिए यह है, मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एमपी में 24%, दूसरा है अन्य अदर में 29%, और तीसरा कर्नाटक में, तीसरा जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 22%, ओडिशा में 25%, इतना यह पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता भाई? मैंगनीज पाया जाता है। हाँ जी, मैंगनीज पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 देश में कुल उत्पादन का लगभग तिहाई भाग यहां से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तिहाई भाग मतलब 1/3 भाग उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? वर्ष नहीं 2000 से 2001 में 1/3 पार्ट यह कहां से हुआ है? इन ओडिशा, बी ऑब्टेन्ड इन ओडिशा। क्लियर है? चलिए, लौ खनिज, नॉन फेरियस मिनरल्स, ठीक है, नॉन फेरियस मिनरल्स, चलिए आज के लिए हम अपनी कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं और हमारी एक वीडियो और आपके लिए आएगी, क्योंकि यह हड़बड़ी में पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है और लेंथ ज्यादा बड़ा करेंगे तो आप पढ़िएगा नहीं, इसलिए यह हमारा एक और पार्ट जाएगा इस वीडियो का, क्योंकि जितने भी खनिज अब जो यह तो आप देख लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे बॉक्साइट वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, तांबा वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, और यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आप इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी आती है तो आप मुझे इसके बारे में अवगत कराएं और आपकी हर समय हमारी कोशिश रहेगी कि हर वक्त आपकी मदद की जाएगी। और एक प्यारा सा मुस्कान के साथ अब हम अपनी क्लास को पुण्य विराम लगाते हैं यहाँ पर, फिर अगली कक्षा कल शाम में हम करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।